ओके, सो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है क्या, स्टॉक वैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज स्टॉक वैल्यूएशन? स्टॉक वैल्यूएशन होता क्या है, पहले इसको पहले समझेंगे। ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती क्या है, अ, सबसे पहली बात करेंगे तो हम लोग कैश की। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सी होती है? कैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस इज कैश। अब स्टॉक इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस। अगर हम दूसरी बात करें, सेकेंड बात करें, अगर आप एसेट की बात करोगे कि कैश सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट एसेट कौन सी होती है? स्टॉक। तो जिस तरह से कैश का हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं, स्टॉक का हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग स्टॉक का लेजर बनाते हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन भी सही करते हैं। स्टॉक इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्टॉक। तो हमें अपने स्टॉक का काफ़ी केयर करना पड़ता है। A wrong valuation of a stock will be affect to your profit of organization। सीधा सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे अफेक्ट करता है। अगर आपके बिजनेस में आपने अपने स्टॉक की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी गलत दिखाई तो वो सीधा इफेक्ट करेगा किसको? आपकी प्रॉफिट पे। इवन दो आपके जो बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करेगा, यानी फाइनल अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनल अकाउंट। सीधा सीधा आपके फाइनल अकाउंट को अफेक्ट करता है। स्टॉक में क्या क्या चीजें आती है पहले ये समझ लो। स्टॉक में आता है पहला तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, तीनों एलिमेंट आते हैं। अब रॉ मटेरियल सब लोग को समझ में आता है। कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर हम शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री के लिए गन्ना क्या है? गन्ना रॉ मटेरियल है। और चीनी क्या है? फिनिश गुड्स है। जो गन्ने से जूस निकाल के रखे हैं वो जूस क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी वो अभी क्या है, ना तो फिनिश गुड्स रहे ना तो रॉ मटेरियल है। अगर कोई चीज़ ना तो रॉ मटेरियल रह गई है ना तो फिनिश गुड्स है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आपकी शुगर फैक्ट्री है, अगर मैंने बोला जरा मेरे को स्टॉक की वैल्यू बताओ, किस समय तुम्हारे पास कितने का स्टॉक है, तो तुम क्या करोगा? गन्ने का दाम और चीनी जितना बन गया उसका दाम, और इवन दो जो इस समय मशीन में पड़ा हुआ है ना, उसका भी वैल्यूएशन करके मुझे बताओगे। ठीक है ना, तीनों का वैल्यूएशन करके बताओगे। इस समय रॉ मटेरियल कितना है तुम्हारे पास, वो मशीन में कितना स्टॉक चला गया है, और कितना इस समय फिनिश गुड्स रेडी हो गया है। इन तीनों की वैल्यू को क्या करोगे? मिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप लोग पार्ले जी गए थे ना, तो पार्ले जी में क्या था? वहाँ पे आपने देखा था रॉ मटेरियल जो क्या यूज़ होता था, मैदा, शुगर, ये सब चीज़ें था ना, तो रॉ मटेरियल हो गया। फिर जब मशीन में है, यानी वो बन रहा है, आप लोग देख रहे थे चीज़ें बन रही थी, तो जब बन रहा था वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स जो गत्ते रेडी हो गए थे, आपने देखे थे बहुत सारे गत्ते वहाँ पड़े हुए थे, तो यानी वहाँ पे जहाँ पैकेट क्या हो गए? रेडी हो गए, तो वो फिनिश गुड्स हो गया। जब हम तो आपसे स्टॉक की वैल्यू बताएं पूछेंगे, तो स्टॉक में आपको पास कितना बोरा मैदा है, कितना बोरा चीनी है, कितना बोरा जो जो चीज़ उसमें लग रही थी वो सब की चीज़ें की वैल्यू, प्लस फिनिश गुड्स की वैल्यू, प्लस जो इस समय मशीन में है उसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या करोगे? वैल्यूएशन करके बताओगे। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, ये शब्द आपने सुना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? साल के अंत में जो स्टॉक बिकने से रह जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर विच गुड्स आर रिमेन टू सेल, जो गुड्स बिकने से रह जाता है इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। दिस क्लोजिंग स्टॉक इज बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। आज अगर 31 मार्च है तो कल का तारीख 1 अप्रैल होगा, तो 31 मार्च को वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है, और 1 अप्रैल को क्या कहलाती है? ओपनिंग स्टॉक। नोट्स में देखो दे रखा है, वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन द इनकम साइड, है ना। इन द बैलेंस शीट वी रिकॉर्ड इन एसेट साइड। जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाया गया? एसेट साइड। अब अगर हम लोग छोटा सा एक यहाँ पे जैसे डिस्कस करें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जस्ट लाइक हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। अब इसमें क्या होता है, इधर हमको पता है एक्सपेंस दिखाते हैं, इधर पता है हमें क्या दिखाते हैं? हम इनकम दिखाते हैं।
आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाई जाती है इनकम साइड में। और अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, आपको पता है एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट्स होती है। तो साल के अंत में आपको पता है ये स्टॉक फिर अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड करना है, तो एसेट साइड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी दो जगह दिखाई जा रही है ना। अब अगर सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक है कोई, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास इस समय है 50,000 की, आपने गलती से 50,000 को कितना दिखा दिया 60,000, तो इफेक्ट क्या होगा बता सकते हैं? आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखा दी 60,000, दिखाना चाहिए था रियल वैल्यू उसकी कितनी है 50 है, आपने 60 दिखा दिया, तो होगा क्या इफेक्ट? इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगी। कितने से? 10,000 से। 10,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगी? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी। और प्लस आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका बैलेंस शीट दिखाता है वो भी सही नहीं दिखाएगा, वहां पे भी आप एसेट बढ़ा के दिखा रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं, जब इस तरह की पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? ओवर वैल्यूएशन। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ए स्टॉक इज ऑल्सो बैड। ओवर वैल्यूएशन करोगे, स्टॉक को बढ़ा के दिखाओगे तो बिल्कुल सही है, प्रॉफिट बढ़ेगी। प्रॉफिट क्या होगी? बढ़ेगी, जो कि सही नहीं है। और अगर यहीं पे गलती कर देते, सपोज स्टॉक की वैल्यू कितनी है, सपोज स्टॉक की वैल्यू है 80,000, कितनी है 80,000, और अब आपने दिखाया स्टॉक की वैल्यू कितनी 60,000। रियल में स्टॉक कितनी है तुम्हारे पास 80,000 की। इस बार स्टॉक की वैल्यू मैंने क्या बताई है 80,000, और आपने उसको दिखाया कितने में ऊपर 60,000, यहाँ पे भी 60,000। अब बताइए क्या हो गया? अब आपकी इनकम क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? अंडर वैल्यूएशन। तो देखो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दोनों ही घातक है कंपनी के लिए। दोनों ही क्या कर देगा कंपनी के यानी प्रॉफिट को सीधा सीधा डैमेज करेगा। नहीं समझे? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अपनी प्रॉफिट को सही दिखाएं, आपका अपना प्रॉफिट क्या हो एकदम सही आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना स्टॉक वैल्यूएशन सही रखें। किस चीज़ को सही रखें? स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है ना। ओवर वैल्यूएशन भी रॉन्ग है, अंडर वैल्यूएशन भी रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। तो यानी कि सही बताया तो स्टॉक की वैल्यू को क्या होना चाहिए? स्टॉक की वैल्यू एकदम सही दिखानी है, ना ओवर वैल्यूएशन ना अंडर वैल्यूएशन। रियल उसकी जो वैल्यू वही हमें दिखाना है, वरना हमारा फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट पीएल दोनों ही गड़बड़ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट दोनों सही बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्टॉक का वैल्यूएशन सही रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को? कैश, इससे पहले हम लोग कैश बुक पढ़े थे ना। कैश इफेक्ट करता है सीधे सीधे आपके बैलेंस शीट को, वो पीएल को नहीं इफेक्ट करता, लेकिन यहाँ स्टॉक दोनों को अफेक्ट करेगा, आइदर योर पीएल अकाउंट आइदर योर बैलेंस शीट, बोथ बोथ वन। क्लियर? सो जरूरी है कि हम इसको सही वैल्यू पे शो करें। वही चीज यहाँ पे नोट्स में समझा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल अफेक्ट योर प्रॉफिट एज वेल एज योर फाइनेंशियल पोजीशन, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी रिकॉर्ड आवर स्टॉक ऑन अ राइट वैल्यू। टू अचीव दिस वी डू स्टॉक वैल्यूएशन। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक वैल्यूएशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर स्टॉक वैल्यूएशन एक्सेप्ट सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में तो स्टॉक का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे भी गुड्स खरीदा बेचा जाता है वहाँ पे तो स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं क्या, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है हर दिन रॉ मटेरियल का दाम सेम नहीं रहता है। इवन तो एग्जांपल अभी तुम लोग पार्ले जी चूंकि इंडस्ट्री में विजिट किए थे तो तुम लोगों को पता है वहाँ पे रॉ मटेरियल में मैदा यूज़ होता है और भी कई चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हमेशा उसका प्राइस सेम रहे ऐसा तो होता नहीं है। तो प्राइस क्या होता है? अप एंड डाउन होता रहता है, उसकी वजह से कॉस्ट भी तो बढ़ती घटती होगी। बिल्कुल कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ता है। किस पे अफेक्ट पड़ता है? कॉस्ट पे। तो वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। किसका? स्टॉक का। हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्टॉक। स्टॉक को कैसे हम टेक केयर करेंगे? सबसे पहली चीज़ होता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर। हम स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? हर दिन कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है ना, वो स्टॉक रजिस्टर हमें मेंटेन करना होता है। एप्रोप्रिएट मेथड
फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, है ना, ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी फॉलोड। हालांकि इंडिया में बात करें तो सिर्फ दो ही मेथड चलता है, एक फीफो मेथड चलता है, एक वेटेड एवरेज मेथड चलता है ना। तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में जो फॉलो होता है, जो यहाँ का जो अकाउंटिंग का लॉ जो कहता है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी को हमें स्टडी करना है। फिर एबीसी एनालिसिस करते हैं, फॉलो। एबीसी एनालिसिस मतलब हम पूरे अपने स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है, इसको समझते हैं। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो स्टॉक देखो कितने तरह के होते हैं। अगर किसी भी बिजनेस की बात करोगे तो उसमें जितने भी स्टॉक होते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट दो, ए बी सी। अब इसमें होता है क्या, ए ग्रेड कौन से होते हैं, ये अगर हम देखो दो बात करते हैं, हम लोग वैल्यू की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं उसकी क्वांटिटी की। तो हर बिजनेस में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, लेकिन क्वांटिटी वाइज आपके यहाँ सबसे कम रहेंगे, लो रहेंगे, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और क्वांटिटी वो बहुत कम रखते हैं उसकी। ठीक है ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल, आप लोग चूंकि मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करते हो, तो सेल फ़ोन ले लो। तो सेल फ़ोन में जाहिर से बात है, कोई शॉपकीपर है तो एप्पल के मोबाइल अगर सपोज है, बहुत महंगे वाले मोबाइल है, बहुत ज़्यादा नहीं रखता, वो कम क्वांटिटी में रखता है। ठीक है ना, हाँ, बिकॉज उसमें बहुत ही हाई वैल्यू जाती है, तो उसकी क्वांटिटी उसके पास लो रहती है, कम रहती है। फिर होता है एक बीच वाले, मिड, ये मॉडरेट वाले, मॉडरेट मतलब बीच, ना बहुत हाई वैल्यू ना बहुत लो वैल्यू, और उनकी क्वांटिटी भी उनके पास क्या रहती है, मॉडरेट ही रहती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक। फिर सी ग्रेड वाले आइटम जिनकी वैल्यू बहुत लो होती है लेकिन क्वांटिटी वाइज वो शॉप में सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से, जिससे वो एक तरह से अपना दुकान भरता है। दुकान को भरेगा कैसे, दिखेगा कैसे, भरा भरा, है ना। तो जिसमें वो सबसे कम वैल्यू उनकी जाती है लेकिन वो क्वांटिटी वाइज सबसे दुकान पे ज़्यादा रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोबाइल कवर की बात करते हैं, ये सब पूरा उसी से पूरा सजा देता है ना, पूरा दुकान भरा भरा लगता है। नहीं समझे, तो दुकान को भरा किससे जाता है, सी से। किससे, सी, सी ग्रेड के आइटम से, है ना। और बी ग्रेड का आइटम मॉडरेट रहता है, बीच वाला, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और ए ग्रेड के आइटम की बात करो, अगर सिंपल सा एक ज्वेलरी शॉप की बात कर लो, ज्वेलरी शॉप में क्या होगा, ज्वेलरी शॉप में चले जाओ तो गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अपनी दुकान भर देता है। गोल्ड की ज्वेलरीज और सिल्वर, सिल्वर ज़्यादा रख सकता है, उसमें कम पैसा लगता है, लेकिन गोल्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए उनके पास उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। बात समझे कि नहीं समझे, तो सिंपल सा ऐसा है। तो ए बी सी, ये एनालिसिस ज़्यादातर हर एक कंपनी यूज़ करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका एक और एग्जांपल अपना किचन ले सकते हो। किचन में भी आप अगर जाते हो तो जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोग रखते हैं। मसालों की बात करो, मसाले में बहुत से ऐसे मसाले तो बहुत महंगे आते हैं, तो हम उसको बहुत कम क्वांटिटी में रखते हैं, जैसे लौंग, इलायची, ये सब बहुत ज़्यादा आप नहीं रखोगे अपने घर पे। और अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स, वो बहुत ज़्यादा आप नहीं रखोगे। बात समझे, बाकी चीज़ें आटा दाल चावल तो खूब भर भर के रख दोगे, कोई टेंशन नहीं। नहीं समझ में आया, तो कहने का मतलब क्या होता है, किचन में भी आप जाओगे तो जो हाई वैल्यू का जो सामान होता है वो हमारे पास लेस क्वांटिटी में रहती है, और जो लो वैल्यू के जो सामान होता है वो हाई क्वांटिटी में रहती है। मॉडरेट वाला तो बीच वाला तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया सबको, एबीसी एनालिसिस इसी को कहते हैं। नाउ स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, तीन है, सॉरी, एक होता है परपेचुअल मेथड, एक होता है पीरियोडिक मेथड। दो तरीके से हम लोग स्टॉक को मेंटेन करते हैं। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है एवरी मूवमेंट ऑफ स्टॉक मस्ट बी रिकॉर्डेड, एवरी मूवमेंट ऑफ स्टॉक मस्ट बी रिकॉर्डेड। जब भी वो स्टॉक आता या जाता, एक भी क्वांटिटी खरीदी या बेची गई, उसको तुरंत रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। एवरी मूवमेंट वी नीड टू रिकॉर्ड, समझ गए। जबकि पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक मेथड शुड बी फॉलोड। अब पीरियोडिक में क्या होता है, अब एग्जांपल देख लो। अभी जो एबीसी एनालिसिस है ना, इसमें जो ए ग्रेड के आइटम है ना,
ए ग्रेड के आइटम को तुम क्या करोगे, ए ग्रेड के आइटम को तुम उसका हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड करोगे, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर सी ग्रेड का आइटम आ रहा है जा रहा है तो उसको पीरियोडिक रखते हो। पीरियोडिक मतलब कोई टेंशन नहीं, मंथ एंड में देख लेंगे कितना आया कितना गया कितना बचा। लेकिन इसको क्या करते हो तुम, डेली बेसिस पे चेक करते हो, आज कितना आया कितना गया बचा कितना। नहीं समझे? जैसे गोल्ड ज्वेलरी, दिन भर में कितना था मेरे पास, मतलब 500 ग्राम था ज्वेलरी, 10 ग्राम बिका है तो या 20 ग्राम बिका है तो बचना इतना चाहिए ना। वो एवरीडे चेक होती है, ठीक है, सुबह निकलती शाम को रखाती है। लेकिन सी ग्रेड के आइटम आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वो चेक वेक नहीं करते, ठीक है रखा है रखा है ना, उन उसके लिए वो इतना ज़्यादा चिंता नहीं करते। क्लियर है? उसको मंथ एंड में चेक कर लेंगे कि अच्छा ठीक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितनी आई थी, अच्छा ठीक है 400 पीस आई थी, कितना निकल गया, 50 पीस निकल गया, इतना बचा, दैट्स इट। वो मंथ एंड में चेक कर लेंगे। लेकिन उसको ये लोग कैसे चेक करते हैं, डेली बेसिस पे। इसको पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब सीधे मंथ एंड में, आज खरीदे मंथ एंड में देखा जाएगा कितना बिका कितना रहा। क्लियर हो गया परपीचुअल और पीरियोडिक का मतलब? अब देखिए यहाँ पे तो घूम फिर के हम लोग अपने स्टॉक का केयरिंग ऐसे करते हैं। अब मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ते वैसे मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन है। कौन कौन सा मेथड है, फीफो है, लीफो है, और ये वेटेड एवरेज मेथड। होने के लिए तो और भी बहुत सारे मेथड है, लीफो फीफो लीफो मीफो हीफो, बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। बट हमें वो सारे मेथड पढ़ने ही नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं मेथड्स पे फोकस करना है जो मेथड बेसिकली प्रैक्टिकली मार्केट में यूज होता है। और प्रैक्टिकली मार्केट में इंडिया में यूज कौन सा होगा, वही मेथड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, यानी इंडिया का अकाउंटिंग का लॉ। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग का लॉ है वो कहता है या तो फीफो या तो डब्ल्यू वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले बात करेंगे फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। ये सिंपल सा मेथड होता है, जो पहले आएगा उसको हम पहले बेचेंगे। इन दिस मेथड वी सेल दोज गुड्स फर्स्ट विच वी परचेज फर्स्ट, जो पहले खरीदेंगे उसको पहले बेचेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी सोल्ड ओल्ड स्टॉक फर्स्ट, हम पुराना स्टॉक पहले बेचते हैं। दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि फीफो मेथड का मतलब जहां पे हम पुराना स्टॉक पहले बेचेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एक्सपायरी प्रोडक्ट, जहां पर भी एक्सपायरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले होते हैं, वहां पर यही मेथड यूज होता है। जैसे मेडिसिन हो गया, एडिबल प्रोडक्ट यानी खाने पीने वाली चीजें हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो वहां पे तो ऐसे ही करते हैं ना, फीफो मेथड ही यूज होता है। जो पहले आता है उसको, फ्रूट फ्रूट्स देख लो ना, जो पहले आता है उसको पहले निकाल के खत्म करते हैं कि वो खराब होगा पहले, तो फीफो मेथड यूज होता है, ठीक। इवन दो नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट्स के लिए भी लोग फीफो मेथड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की बात कर लो ना, जब नया मोबाइल आता है होता है ना कि पहले पुराना मोबाइल बेच के किनारे करो, खत्म करो, है कि नहीं है। तो इन द सेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी एक्सपायर होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाएगी ना। तो लोग किसकी तरफ भागते हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ। सही है कि नहीं सही है? तो इन द सेंस क्या है, वहां पर भी क्या होता है, फीफो मेथड ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यूज होता है। बात करते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हालांकि ये यूज नहीं होता फिर भी समझ लो। इन दिस मैथड वी सेल दोज गुड्स फर्स्ट विच वी परचेज इन लास्ट। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, वी कैन से वी सोल्ड लेटेस्ट स्टॉक फर्स्ट, जो हम लेटेस्ट स्टॉक होता है वो पहले बेचते हैं, ठीक है ना। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट लाइक गारमेंट्स, फैशनेबल प्रोडक्ट, अभी कोई नया चीज़ फैशन में आया तुरंत उस चीज़ को मार्केट में हम जाते खरीद के लाते और कस्टमर को हम पहले वही चीज़ दिखाते जो इस समय मार्केट में यानी लेटेस्ट चल रहा है। सही है कि नहीं सही है? तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स हो गए, गारमेंट्स हो गया, तो इस समय फैशन में क्या चल रहा है वही चीज़ हम पहले निकालते कस्टमर को दिखाते, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो इन फैशन है। और जो आउट फैशन में चला गया वो कोई नहीं, वो फैशन जैसे हर एक चीज़ क्या होती है, रिसाइकल होती रहती है, तो उसका ही फैशन एक समय पे आएगा, बिकेगा। WM यानी वेटेड एवरेज मैथड, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? In this method, we calculate the value of a stock by the formula और WM is total stock total cost upon total quantity। इस method से हम use करते हैं। This method is suitable for those goods which we cannot keep separate, just like liquid product। फीफो में क्या प्रोडक्ट आपने रखा, मेडिसिन है, मेडिसिन के डब्बे रख दिए, आपको पता है ये पहले एक्सपायर होने वाला है, ये बाद में एक्सपायर होने वाला है ना।
और क्या करते हो दुकानों पे, दुकानदार क्या करता है अपने समझने के लिए, वैसे तो बार बार उसको प्रिंट रेट तो देख नहीं पाएगा एक्सपायरी, तो वो क्या करते हैं जो एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको थोड़ा आगे रख देता है, और जो एक्सपायरी जो होने वाली बाद वाले जो नया नया प्रोडक्ट लाए उसको पीछे रख देता है, ताकि हम निकालेंगे तो बाहर से निकालेंगे ना। मॉल वॉल में भी जाओगे तो ऐसे ही सब करते हैं। अगर क्लिनिक्स प्लस शैम्पू के डब्बे लाइन से लगा देते तो फ्रंट में कौन सा रखेंगे, फ्रंट में जो पहले एक्सपायर होने वाला है, और पीछे रख देंगे, क्योंकि आप पहले पीछे से तो उठाओगे नहीं, आप कहाँ से उठाओगे, आगे से। तो यही सिस्टम हर जगह करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट क्योंकि वो पहले एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ था, मैं गया था वहाँ पे स्मार्ट बाजार, तो वहाँ कह रहा था 30 रुपए में 2 लीटर फ्रूटी दे रहा था। अब 30 रुपए में 2 लीटर फ्रूटी क्यों दे रहा था, क्योंकि उसका एक्सपायरी 2 दिन में था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यही होता है, नहीं लिए क्या जरूरत है, ठंडी में कौन फ्रूटी पिएगा। चलिए, क्लियर हो गया सबको। तो कहने का मतलब क्या है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कहाँ यूज होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे तो गुड्स को सेपरेट रख सकते हो ना, डिब्बे हैं, बॉटल्स हैं, इनको आगे पीछे रख के ऐसे क्लियर कर सकते हो कि कौन सा पहले कौन सा, उस पर लिखा होता है कौन कब एक्सपायर होने वाला है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट है ना जो लिक्विड में होते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं रख सकते, तो उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे उमा जाओ, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में अब ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप में क्या होता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि तेल एकदम खत्म हो जाएगा तब अगला टैंकर आएगा। तो क्या होता है, तेल पता चलता रहता ही है, अभी सपोज करो अभी हमारे पास है 100 लीटर, तब तक टैंकर आ गया, तो उसी में हम क्या करते हैं, जो नया तेल भी आता है उसी में हम मिक्स कर देते हैं, तो हमें पता थोड़ी ना चलेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन सा आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब उसमें से जब तेल निकलेगा तो उस एक 1 लीटर का तेल का जो निकलेगा, अब उसमें कौन सा निकल रहा है, नया वाला कि पुराना वाला, यू कैन नॉट डिसाइड। तो वहां पे हम लोग जाहिर सी बात है फीफो लीफो नहीं यूज कर सकते, तो वहाँ कौन सा मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला, हमें कॉस्ट कैसे पता चलेगी, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ऐसे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए समझते हैं। सॉरी, देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी की बात करते हैं, सपोज करो, सपोज एक बैग है, वेटेड एवरेज मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस बैग में सपोज करो अभी चीनी मेरे पास है 10 kg है, 10 kg है, ये जो लाया था मैं 40 रुपए के रेट से लाया था, है ना। अभी इसी में और चीनी मैंने मिला दिया, और चीनी मैंने मिला दिया, ठीक है ना। मैं सपोज करो 50 kg और चीनी लेते आया, और उसका दाम है कितना, सपोज इस बार वो 45 रुपए के हिसाब से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नया जो चीनी जो आया है वो कितने के रेट से आया है, 45 रुपए के हिसाब से है, वो भी उसी में मिला दिया। अब इसमें से अगर मैं 1 किलो चीनी निकालूंगा, 1 केजी चीनी, तो उसका बताओ कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है। अगर इसमें से 1 किलो चीनी मैं निकालता हूँ तो उसका दाम क्या है, 45 की 40, उसमें से एक निकालेंगे तो 45 निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे से फाड़ के निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40 वाला, यहाँ से फाड़ के निकालेंगे तो 40 वाला निकलेगा, सही है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मिक्स हो गई ना। अब मिक्स हो गई तो कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल से आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, आप देखो, सॉरी, 0 हो गया, 25 हो गया, 5 का 20, 2 22, 2250, और इसका दाम कितना है, 400। टोटल कॉस्ट करो, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल क्वांटिटी करो 60 kg। अब इसको डिवाइड कर दो, समझे, तब 1 kg का रियल तुम्हें कॉस्ट पता चलेगी। अगर इसको हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 60 से, कट जाएगा,
₹44 समथिंग पैसे आएगा। नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या है, 1 kg का दाम कैसे निकालना पड़े, हमें इस मेथड से निकालना पड़ा। इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। जब गुड्स को आप सेपरेट नहीं रख पा रहे हो, नहीं पता चल रहा कौन पहले वाला कौन बाद वाला है, तो ऐसे में आपके पास एक ही मेथड बचता है, कौन सा? वेटेड एवरेज मेथड। और टैली में भी जो हम लोग काम करेंगे तो स्टॉक को बाय डिफॉल्ट टैली किस में रखता है, इसी पे रखता है, वेटेड एवरेज मेथड पे ही रखता है। आप उसको जाके फीफो लीफो कर सकते हो, एज पर योर बिजनेस में जिस तरह से मेंटेन होता है आप उस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? तो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन क्लियर हो गया, फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग द फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, इसी एग्जांपल को लगाने के लिए चलिए देखते हैं। तो ध्यान रहे हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो चीनी वाली बात किया था मैंने, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, मैं खरीद के लाया था, कॉस्ट प्राइस में डिस्कस कर रहा था। अब जब मुझे कॉस्ट प्राइस क्लियर पता रहेगी तो हम सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हें कॉस्ट ही नहीं पता चलेगा, सेल कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि तुम सेल कैसे निकालते हो, अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हो तब ना सेल प्राइस निकालते हो। अब लागत थी मेरी 44 रुपए की, उसमें मुझे 6 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उसमें 6 रुपए जोड़ के 50 रुपए में बेचूंगा। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे थे? कॉस्ट प्राइस, न कि सेल प्राइस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यूजिंग फीफो मेथड। अब कैसे ये निकालते हैं? अभी देखो ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कि पहले से मेरे पास कितना स्टॉक था, 500 क्वांटिटी थी। क्या रेट से था, ये रेट बता दिया। फिर दो तक को फिर परचेज किया 200 क्वांटिटी, इस बार रेट देखो चेंज हो गया। फिर कह रहा है इसी में से 150 स्टॉक निकाल लो। तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना हो, 150 स्टॉक निकलेगा तो कौन सी प्राइस का निकलेगा? इशू। फिर परचेज कर रहे 200 क्वांटिटी तो 11 रुपए का। और फिर बीच बीच में इशू भी करते जा रहे हैं। इशू मतलब दैट मीन्स निकाल रहे हैं बेचने के लिए, तो बेचने का प्राइस से नहीं मतलब, हमें वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट करना है। कॉस्ट क्या थी, लागत क्या है, इस समय पर स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसकी लागत क्या है, सेल प्राइस नहीं, उसकी लागत क्या है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है, सेल प्राइस से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं एक्सेल पे। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ, फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले बनेगा डेट का कॉलम, फिर हमें 3 कॉलम यूज़ करना है। एक कॉलम होगा क्वांटिटी का, एक कॉलम होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 3 3 कॉलम मिला के हमें एक एक कॉलम बनाना है। और घूम फिर के कितने कॉलम बनेंगे इस तरह से? 3। एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये किसका हो गया? गुड्स पहले तो आएगा, रिसिप्ट होगा, फिर हम उसे क्या कर देंगे, इशू, फिर इसके बाद बैलेंस। ठीक है। तो जब रिसिप्ट करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी, उसका रेट भी बताना पड़ेगा, उसका अमाउंट भी बताना पड़ेगा, इशू करते समय भी, और उसका भी क्वांटिटी रेट अमाउंट पता होना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है स्टॉक वैल्यूएशन का। और ये सब बुक्स आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, रेडीमेड में भी ये फॉर्मेट बना रहता है। तो कितने कॉलम दिख रहे हैं आप लोग को? वैसे तो अगर डिस्कस करें तो एक डेट के अलावा घूम फिर के 3 कॉलम है, रिसिप्ट का, इशू का, और किसका? बैलेंस का। बाकी क्वांटिटी रेट अमाउंट वो तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करते हैं फॉर्मेट बनाने के लिए। आप देखो हम लोग किसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? थिक आउटसाइड बॉर्डर का। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये हमारा फॉर्मेट बन के रेडी। ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, स्टॉक लेजर, है ना, स्टॉक लेजर अकाउंट
कौन सा मेथड? फीफो। फीफो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले 1 जून को। ईयर नहीं दिया तो मैं 2024 लिख दूं। ईयर दिया है क्या? नहीं दिया तो मैं 2024 ले लेता हूँ। तो 1 जून 2024 को पहले से मेरे पास स्टॉक कितना बचा हुआ था? 500 ओपनिंग स्टॉक है। तो रिसिप्ट में नहीं लिखना है, इशू में नहीं लिखना है, सीधे बैलेंस में लिखे। पहले से मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 500 क्वांटिटी। रेट कितना है? 10 रुपये 25 पैसा। क्यों डेट ले रहा है? नंबर फॉर्मेट लेगा। 10 रुपये कितना? 10 रुपये 25 पैसा ना। अच्छा मैंने डैश यूज़ किया था लग रहा है। 10 रुपये 25 पैसा क्यों 26 हो जा रहा है भाई? अब सही है। ठीक है ना। 10 रुपये 25 पैसा। अब देखिए अमाउंट कितना आएगा। कितने का सामान है? 5125 रुपये का सामान है। एवरीडे हम लोग ना दुकान में क्लोजिंग करते हैं। जैसे कैश बुक नहीं होता था, कैश बुक डेली क्लोजिंग होती है, वैसे स्टॉक का भी डेली क्लोजिंग होती है। आज दुकान में 1 जून को कितना स्टॉक दुकान में रहा? 500 क्वांटिटी है और तो कुछ है नहीं। सीधे इस दुकान को यहीं पे क्लोज करेंगे। क्लोज किससे करेंगे हम लोग? सिंगल अंडरलाइन से। ये थिक वाला भी यूज़ कर सकते हो लेकिन चलो चलेगा ये वाला। क्लोज हो गया। ठीक है ना। आज दुकान बंद। अब देखिए अगली लाइन। 2 तारीख को 2 जून 24 को हम लोग खरीद रहे हैं 200 क्वांटिटी 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो खरीदेंगे तो रिसिप्ट होगा ना। 200 क्वांटिटी। रेट कितना? 10 रुपये 50 पैसा। ठीक है। इस पूरे रेट के कॉलम को हम लोग एक्सेल का यूज़ करके नंबर में, है ना, यहाँ पे डेसिमल पोर्शन 2 यूज़ कर लेते हैं। क्लियर। इस रेट को भी कॉलम को सेम वैसे ही कर देते हैं, इस रेट के कॉलम को भी सेम वैसे ही कर लेते हैं। नंबर और दशमलव के 2 स्थान तक। अब सही है। तो चलिए यहाँ पे आ गया अमाउंट कितना होगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 2100 का सामान खरीद रहे हैं हम लोग। कितने का सामान? अब जब 2 जून को क्लोजिंग करेंगे दुकान की तो आपको पता है पहले से स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था कितना? 500। 5125 का सामान पहले से पड़ा था। अभी और आ गया कितना? 200। कितने रुपए वाला? 10 रुपये 50 पैसे वाला। क्लियर हो गया। तो आज दुकान में इतना सामान है। अब ये क्या करेंगे हम लोग? क्लोज। नहीं समझ में आया? भाई 2 तारीख को जब हम क्लोजिंग करेंगे अपनी दुकान में तो पहले से 500 स्टॉक पड़ा ही हुआ था। अभी 200 और आ गया। टोटल अब मिला के कितना हो गया? 700 क्वांटिटी। एवरी डे क्लोजिंग करिए। बताइए आज कितना बचा हुआ है। फिर अगला देखिए क्या है। अगला डेट 10 तारीख को इशू कर रहे हैं। 10 जून 2024 को सामान बिक रहा होगा तो बिकने के लिए निकलेगा। निकले के लिए तो निकलेगा तो इशू क्वांटिटी। इशू में देखो कौन कितना क्वांटिटी निकालना है? 150। 150। अब बताओ 150 जो निकालोगे किस में से निकालोगे? 500 में से कि 200 में से? 500 में से निकालोगे 200 में से निकालोगे? बोलिए। सर जी फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो कौन सा स्टॉक पहले निकालोगे? ओल्ड स्टॉक। ओल्ड स्टॉक कौन सा है? 500 वाला कि 200 वाला? जो पहले खरीदे उसको पहले निकालोगे ना। तो 150 किस में से निकलेगा? इस 500 में से। उसका रेट कितना था? यानी कितने का स्टॉक निकला? ठीक है ना। 1537 रुपये 50 पैसा। बच कितना गया? देखो इस 500 में से माइनस हो गया कितना? 150। बचा कितना? 350। क्या रेट है इसका? रेट तो वही है, मल्टीप्लाई कर लेना। सही है। और क्या बचा है? ये 200 पीस तो पूरा बचा हुआ है। नया वाला रेट वाला सामान अभी पूरा बचा हुआ है। ठीक है।
चलिए, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया वो फिर से देख लीजिए। हमें 150 निकालना है, तो 150 किस में से निकलेगा? फीफो मेथड से। हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं? फीफो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले वाले में से ना निकालेंगे 150। उसका रेट क्या था? 10-25 वाला। इतने में बेच नहीं रहे हैं सर, ये कॉस्ट है। कितने की लागत का सामान निकाल रहे हैं, इतने लागत का सामान गया। अब कितने में गया वो तो जाने सेल्स डिपार्टमेंट, कितने में बेचा है ना। हमें लागत से मतलब, इस समय बस इतना स्टॉक रह गया, इतनी वैल्यू का स्टॉक मेरे पास इस समय गोडाउन में है पड़ा हुआ, है ना। अब क्या है? 10 जून के बाद अगला क्या है? 14 जून। 14 जून 24 में क्या हो रहा है? फिर इशू हो रहा है 250। 250 बताओ किस में से निकालोगे? इसी में से ना। क्या रेट है? वही रेट है। अब बताओ कितना बचा दुकान में? एक मिनट, एक लाइन छोड़ देना चाहिए था हमें। हम्म। अब बताइए दुकान में कितना सामान बचा? इस 150 में से 250 350 में से निकल गया। हाँ, तो 100 क्वांटिटी बच गया है। क्लियर है? कितने का स्टॉक रह गया? तो ये रहा स्टॉक की पोजीशन आज के दिन। किस दिन? 14 तारीख को। तो जब जब स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है हम देखो क्लोजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग कर रहे हैं। अब फिर क्या है? 17 को, 17 जून 2024 परचेज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं? 200 क्वांटिटी 11 के रेट से। एक मिनट, ये हेडिंग को हम लोग फ्रीज कर दे नहीं। अब सही है। तो 200 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। रेट बताइए। 11। तो हमारे पास 2200 का सामान आ रहा है। तो मेरे पास पहले से स्टॉक कितना था गोडाउन में? 100 पीस तो पहले से था। ये 200 भी था पहले से। अभी और आ गया। कितना आ गया? 200। फिर अभी अभी स्टॉक आया है, नए रेट से आया है, 11 रुपए के रेट से। वैल्यू कितना है? इस समय दुकान में ये स्टॉक है, क्लोज कर दो। ठीक है ना, तो हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। अगला बताइए। 17 के बाद फिर क्या है? 20 को। 20 जून को जा देखिए क्या होता है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। इशू कितना कर रहे हैं? हाँ, 150। रेट, अब देखो 150 निकालना है, लेकिन 150 निकालेंगे किस में से? हमें 150 इशू करना है। हमको पता है ये तो पहले 100 पीस निकालोगे। 100 पीस कौन सा रेट का निकलेगा? ये वाला। चला गया। 50 पीस किस में से निकालोगे? इसमें से। इसका रेट कौन सा है? नहीं समझ में आया। टोटल हमें कितना निकालता है? 150 निकालना था। फीफो मेथड। तो पहले वाले में तो सिर्फ 100 ही पीस था, तो इसमें 100 पूरा निकल गया। 50 और किस में से निकालेंगे? इस 200 में से निकालेंगे। किस में से निकालेंगे? 200 में से। अब स्टॉक बचा कितना? हमको पता है ये 150 में से, सॉरी 200 में से कितना निकल गया? 50 निकल गया ना, 150 बचा है। और क्या रह गया शॉप पे? ये 200 तो पूरा बचा हुआ है। ये 100 पीस पूरा खत्म हो गया।
निकल गया। इसमें से कितना निकल गया? 50 पीस। तो बचा कितना? 150 ना बचा है, तो इसमें इतना स्टॉक में है। अब देखिए अगला, अगला डेट है 25। परचेज कर रहे कितना? रेट बताइए। अमाउंट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, 150। अब एक और आ गया कितना? 150 और आ गया। नया रेट 1150। यहाँ पे क्लोजिंग कर देंगे। तो ये सारे गुड्स देखो सेपरेट रखे जा रहे हैं ना, गुड्स मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं। तो सेपरेट रखे रहे हो, तभी फीफो लिफो आप मेंटेन भी कर पा रहे हो। 25th के बाद 29th इशू करे कितना? हमें 120 निकालना है, तो किस में से निकला? इसी में से निकलेगा, 120। क्लियर है सबको? अब जो देखिए यहाँ पे, इस 150 में से माइनस हो जाएगा 120, ये आएगा। सही है। अब बाकी ये सब तो पूरा पड़ा हुआ है स्टॉक। अब क्या है? अब कह रहा है क्या? 30th को फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया। अब ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब हम लोग जैसे बुक में तो हमारा इतना दिखा रहा था कि 150, 200, मतलब 350, 380 दिखा रहा है। जब जाके अंदर गोडाउन में रियल में चेक किए कितनी क्वांटिटी है, तो वहाँ क्या पता चला 5 पीस कम दिखा रहा है। तो रियल में जितना स्टॉक है उतना ही बुक में भी दिखना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो 5 स्टॉक का लॉस दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 5 पीस हटाना पड़ेगा, तभी स्टॉक बुक की वैल्यू को, आपका जो बुक में दिख रहा है वही रियल स्टॉक में होना चाहिए। बुक में और रियल स्टॉक के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना? तो अभी फिलहाल बुक में तो कितना पीस एक्स्ट्रा दिखा रहा है? 5 पीस एक्स्ट्रा दिखा रहा है, जबकि जाके फिजिकली जब चेक किए तो 5 पीस वो था ही नहीं, मतलब 5 पीस गायब है। आपका दिखा रहा है कितना? 380, लेकिन यानी अंदर जाके चेक किए होंगे तो 375 मिला होगा। अब उतना ही हमें अपने बुक में भी कर देना। तो बुक में करोगे क्या? 5 पीस कैसे कम करोगे? इशू करके ही तो करोगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। आपको अपने बुक के बैलेंस को और फिजिकल बैलेंस को क्या करना है? बराबर। जो बुक में दिखा रहा है उतना ही फिजिकली भी दिखना चाहिए। फिजिकली मतलब जाके चेक चेक कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा इस रूम में 24 चेयर है या 10 चेयर है, तो रियल में काउंट करके आओ, रियल में 10 चेयर है। बुक में 10 चेयर दिखा रहा है तो रियल में भी 10 चेयर होना चाहिए। एक चेयर कम दिखा रहा है तो उसको हटाओ फिर बुक से। बुक की वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। तो 5 पीस हम लोग यहाँ पे इशू ही करेंगे, और कोई चारा नहीं है। तो 5 पीस निकालोगे किस प्राइस पे निकालोगे? सेम मेथड, फीफो मेथड। कौन सा मेथड चलेगा? यहाँ पे भी फीफो मेथड ही चलाओगे। इसको अपने बुक से बाहर करो। अब बुक में रह कितना गया है? इसमें से 5 पीस निकल गया, 25 पीस रहे इस समय। बाकी सारे स्टॉक वैसे ही है। अभी से हो गया। अब यहाँ पे ये रहा क्लोजिंग। अब तो आगे कुछ कहा नहीं है। अगर आपसे पूछेगा 30 जून का क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट कर लो, क्वांटिटी पहले तो सबको सम कर लो। सम ऑफ क्वांटिटी, आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी है? 375।
रेट को नहीं टोटल करते हैं। और टोटल कितनी कॉस्ट है? इस समय आपके पास कितने का स्टॉक है? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है 3187 का। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है? ये 375 यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी लागत का सामान आपने बेच दिया, तो हम लोग इसको टोटल करेंगे। कितनी लागत का सामान, तो पहले तो इशू है, कितनी क्वांटिटी टोटल इशू की अभी तक? 675 क्वांटिटी निकाल दिए, निकल गई। अब तुम्हें ये देखना है कितनी लागत का सामान बेचे हो। तो करीबन 6962 का सामान तुम निकाल चुके हो, बेच चुके हो, है ना? तो ये हो गया टोटल। सही है। तो हमें इसके नहीं, हमें मेन तो इससे मतलब था। किससे मतलब था? इससे। क्लोजिंग स्टॉक है ये। हाँ, तो ये ऐसे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चलती है। अगर ये 31 मार्च की वैल्यू होती, किसकी होती, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया होता, है ना? हाँ, वही अगले 1 अप्रैल को क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो वहाँ पे तो हमें क्वांटिटी से भी नहीं मतलब, वहाँ पे हमें किससे मतलब है? वैल्यू से मतलब है। अब अगर यहीं पे अगर कहता लीफो मेथड लगाओ, क्या कहता? तो हम लोग यहाँ पे जब 200 पीस निकाल रहे, 150 पीस निकाल रहे थे, तो किस में से निकाल लेते? 500 में से ना। लेकिन लीफो मेथड होता तो किस में से निकालते? 200 में से निकालते। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही होता है। ठीक है। तो बस एक मेथड अब रह गया है, कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। वो हम लोग कल स्टडी करेंगे। समझ में आया? फीफो मेथड। तो ये शेयर कर, इसको कॉपी पे मेंटेन कर लीजिएगा सब लोग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगला जो क्वेश्चन है, मतलब वेटेड एवरेज मेथड, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो बाय।